हेलो एवरीवन। आज की हम इस क्लास में इस बुक का टॉपिक है प्रस्तावना या उद्देशिका। उसको कवर करने वाले हैं विद हैंडरिटन्स नोट्स के साथ। आपका कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में ये टॉपिक आता है। जितने भी पीवाईक्यू हैं उस बेस पर ये बनाया गया टॉपिक, और आपको यानी कि इस क्लास के दौरान भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नोट्स आपके लिए पहले से प्री प्लान रेडी कर दिए गए हैं। बस आपको यहाँ पर टॉपिक समझना है, देन उसको एग्जाम में यूटिलाइज करना है, क्वेश्चन एमसीक्यू लगाने हैं। यकीन मानो अगर आपने ये क्लास कर ली तो आपके पीवाईक्यू +2 मार्क्स जो आने वाले होंगे इस टॉपिक से वो बन जाएंगे। तो अपना सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले ये भी समझ लो कि इस बुक का इंडेक्स है, उसमें ये तीसरा टॉपिक है। हमने 2 टॉपिक्स इसीलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो हिस्ट्री बेस्ड है, तो उनको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा इस टॉपिक को देखते हैं जो कि इजीएस्ट वे में हम इसको समझा सकते हैं, इसीलिए हमने ये फर्स्ट टॉपिक लिया है। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम है प्रस्तावना या उद्देशिका। इसका यानी दूसरा नाम है क्या? उद्देशिका। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लो कि प्रस्तावना या उद्देशिका आखिर में होती क्या है। तो प्रस्तावना का मीनिंग होता है कि संविधान का सार या फिर दर्शन है। संविधान का सार या दर्शन है। इस चीज को, सार या दर्शन को ऐसे समझो जैसे कि चीनी है, तो चीनी का सार क्या है? मिठास। वैसे ही संविधान का अर्थ या सार क्या है? प्रस्तावना है। अगर आपको थोड़ा और समझना है तो इस समझो कि प्रस्तावना संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की अभिव्यक्ति है, जिसकी झलक पूरे भारतीय संविधान में दिखती है। क्लियर हुआ? तो यानी कि प्रस्तावना उद्देश्य का क्या है? संविधान का सार है। एक एमसीक्यू लाइन में ये बन सकता है कि प्रस्तावना क्या है या इसका आशय क्या है। देन नेक्स्ट, अब जो भारतीय प्रस्तावना है उसमें भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देन विचार प्रस्तावना का यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो विचार और भाषा एमसीक्यू आते हैं, दोनों बना ले जाओगे आप। देन नेक्स्ट, अब जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव आए थे ना, उनसे संबंधित 3 प्रश्न बनते हैं। तीनों को हमने यहाँ पर कर लिया। जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? तो कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। देन नेक्स्ट, किसने प्रस्तुत किए थे इनको? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनको पेश किया गया था। संविधान सभा ने कब अंगीकार या स्वीकार कर लिए थे? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिए थे। तीनों प्रश्न क्लियर? देन नेक्स्ट, अब आखिर में प्रस्तावना में है क्या? तो प्रस्तावना, देखो मैं कहूं अगर आपको ये याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कम से कम इनके शब्दावली है वो तो आपको पता होनी चाहिए बेसिक, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है, कि प्रस्तावना भारत टर्म है तो वो कितनी बार आया है, देन उसमें स्वतंत्रता है तो वो कितनी बार है, ऐसे आइए। लेकिन इनको हम एक चार्ट के थ्रू भी समझ लेंगे, जैसे ये चार्ट है ना, ऐसे भी क्लियर कर देंगे। लेकिन पहले आप अभी आ जाओ तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद आएंगे। तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग, कहां से स्टार्ट हो रही है? हम भारत के लोग से, याद रखना है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कैसा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभी से क्लियर करना है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा आत्म अर्पित देन अंगीकृत देन अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, यानी कि इसको लागू करते हैं। ये नोट्स बनाया उसमें ये इसके पॉइंट हो गया है। ऑब्वियसली नोट्स किसी और के द्वारा बने गए हैं, जो क्लास में उन्होंने पढ़ा था
उन स्टूडेंट ने बनाया है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, ये पूरा क्या है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि इन शब्दावली को थोड़ा और समझ लें कि इनसे प्रश्न कैसे आते हैं, देन उसके बाद अगेन आएंगे। देखो इस पर आएंगे नोट पर, पहले ये समझ लो आप कि प्रस्तावना होती है वो राज्य एवं व्यक्ति के मध्य संबंध की अभिव्यक्ति को दर्शा रही है। वो कैसे दर्शा रही है इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले राज्य के संदर्भ में देख लेते हैं, फिर उसके बाद व्यक्ति के संदर्भ में देख लेंगे। तो राज्य की यानी कि राज्य शक्ति का स्रोत कौन है, राज्य की शक्ति का स्रोत कौन है, जनता। जनता में कौन, हम भारत के लोग। ये कहाँ के हैं, यानी शक्ति का स्रोत है किसका, राज्य की शक्ति का स्रोत भारत की जनता। राज्य की प्रकृति कैसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मीनिंग क्या है कि हम किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं है, बल्कि अपने आप में सॉवरन है। अगर हम कोई डिसीजन लेंगे, इंडिया कोई डिसीजन लेगा तो वो किसी दूसरे देश के संदर्भ में नहीं लेगा, बल्कि यानी कि उस दूसरे देश की ना हम पर बाध्यता होगी, खुद लेगा। तो वो अपने आप में क्या होता है, सोवरन होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। समाजवादी यानी कि राज्य की प्रकृति बता रहे हैं कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है। समाजवादी का अर्थ है कि जिसमें राज्य की और प्लस जो यानी संपत्ति वगैरह है उसमें सभी नागरिकों की भागीदारी बराबर हो। समाजवाद का मतलब यही होता है कि जिसमें पूंजीवाद कम हो अपेक्षाकृत, इंडिया के पर्सपेक्टिव में। वैसे समाजवाद एक्चुअली में तो वो तो बात करता है कि संपत्ति का सामाजिकरण हो, यानी कि कोई ना अमीर हो ना गरीब हो, बिल्कुल इक्वलाइजेशन हो। लेकिन इंडिया के संदर्भ में जहां पर समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद भी है, तो मीडियम है। बस ये समझ लो कि आप पूंजीवाद को भी रख सकते हो और समाजवाद को भी रख सकते हो, सोशल वेलफेयर जैसे काम कर सकते हैं, वो समाजवादी है। देन पंथ निरपेक्ष, जिसको आप धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हो। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत है वो किसी एक धर्म विशेष को नहीं बढ़ावा देगा, अगर बढ़ावा देगा तो सभी को इक्वली देगा। राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए क्या है, पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इट मीन्स, इसका अर्थ है कि अगर कोई सर्वोच्च संस्था है या देश का सर्वोच्च होगा तो वो इलेक्टेड होगा, यानी कि लोगों के द्वारा चुना हुआ होगा, न कि परंपरा के आधार पर, परिवार के आधार पर, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देश का सर्वोच्च प्रमुख होगा वो भी चयनित होगा। अब व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा का विकास इसमें क्या संदर्भ रखता है, तो जैसे न्याय, तो न्याय के जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, ये 3 प्रकार का न्याय है। और ये कहाँ से लिया गया था 3 प्रकार का न्याय भी, यूएसएसआर के संविधान से। क्लियर हुआ होगा ना। देन फिर स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देन समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार की है। बंधुता को देखें तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले, ये सब यानी कि इसमें पार्ट है, ठीक है। देन अब यहाँ पे कुछ बेसिक समझ लो, जो गणतंत्रात्मक है ना, और स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। ये भी बेसिक प्रश्न बन सकता है ना आपसे, ठीक है ना। अब प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उनको हम समझते हैं कि कौन क्या प्रस्तावना के बारे में बोलता है। एन ए पालकीवाला क्या बोलते हैं, एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोला था। क्या बोला था, परिचय पत्र। उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा था। किसने कहा था, के एम मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी का किसने कहा था, कुंजी, अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, तो आत्मा किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। देखो ये वाला प्रश्न ठाकुरदास भार्गव का आपको यूपी पुलिस में मिला होगा, या फिर आपने अगर यूपी पीसीएस का भी एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी मिला होगा, जैसे आर वगैरह। तो इनमें तो मिलते ना, सीधे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना। देन संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बोला था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टलिका है। इससे प्रियम्बल का भी महत्व स्पष्ट होता है। ये किसने बोला था, सुभाष कश्यप का कथन है। देन हम ये अभी समझ चुके थे कि यूएसए से विचार लिया है प्रस्तावना का, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, ठीक है।
देन नेक्स्ट, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण राय द्वारा हस्तलिखित एवं विहुर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। तो लिखा किनके द्वारा? इनके द्वारा। सजाया किसने था? इन्होंने सजाया था। देन उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्या है, उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। जैसे कि पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि संविधान का भाग है प्रस्तावना कि नहीं, इस संदर्भ में। दूसरा कि संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग स्वीकार कर लिया, तो किस केस में स्वीकार किया था, किस में नहीं किया था। तो सबसे पहले वीरूवाड़ी केस आता है, उसमें बोला जाता है कि जो प्रस्तावना है ना, वो संविधान का भाग नहीं है। सीधा बोल देगा इसमें कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देन अगर ये भाग नहीं है तो फिर क्या इसमें संशोधन हो सकता है? संशोधन हो सकता है। तो इसमें ये भी मना कर दिया कि वीरवाड़ी केस में कि इसमें प्रस्तावना के जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। संशोधन नहीं हो सकता है तो फिर आया केशवानंद भारती केस। कौन सा आया था? केशवानंद भारती केस। देन अब आपको ये केशवानंद भारती केस याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि जैसे कि कोई बाउंड्री आती है ना कि इसके बिना ये संभव नहीं है, तो वैसा ही केशवानंद भारती केस है। जब भी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ें तो केशवानंद भारती केस की तो डेट भूलनी ही नहीं चाहिए कि 24 अप्रैल 1973। ये याद रखना है आपको कि 1973 डेट है, उसको हमें भूलना नहीं है। केशवानंद भारती केस से जुड़ी है। अब आ जाओ इसमें। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं। देन प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बात इन्होंने स्वीकार कर ली थी। किसमें? केशवानंद भारती केस में। देन फिर नेक्स्ट आते हैं 1994 का बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें इन्होंने पुनः पुष्टि कर दी कि संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, बट संशोधन होगा तो कैसे? यानी कि संविधान की आधारभूत संरचना के अंदर होगा। देन 1995 के LIC वाद आता है, तो उसमें भी बोला जाता है कि संविधान यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। इन सब में पुनः बात बोली जाती है। अब इसका कुछ और भी पार्ट है। जैसे इन्होंने अब बोला था कि इन्होंने ये बात बोली थी कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। ठीक है, यह यानी इसकी प्रकृति कैसी है? गैर न्यायिक है। इसका मीन्स का अर्थ है कि इसमें जो न्याय है, स्वतंत्रता है, इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे आपके पास मौलिक अधिकार हैं तो उनको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वैसे ही प्रस्तावना में जो अंतर्निहित शब्दावली है उसको लेकर नहीं जा सकते आप। ठीक है, ये बात है बस गैर न्यायिक का। अगर आपके पास ये गैर न्यायिक पहली बार है तो मैं और क्लियर कर दूं, गैर न्यायिक मतलब नॉन जस्टिसेबल, यानी कि जो न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो इनको लेकर। ये बस बेसिक अंतर समझना है हमें। वही क्या है? गैर न्यायिक। नाम से ही क्लियर हो रहा है बस। और इसी लाइन में यानी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है या नहीं है, निम्न में से कौन गैर न्यायिक है या नहीं है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं बेसिक। तो मैं समझना चाहिए। अब आ जाओ इस पार्ट पर। देखो प्रस्तावना में ना अभी तक बस केवल 42वां संविधान संशोधन हुआ है। कितना हुआ है? कौन सा हुआ है? 42वां। कब हुआ है? 1976 में। अभी तक एक बार हुआ है, केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके जरिए 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिसे कहीं कहीं जगह क्या लिखा होता है? धर्मनिरपेक्ष। देन अखंडता। तो 3 शब्द हैं, तीनों को याद रखना है। ठीक है ना? देन यही बार बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे? तो कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देन इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। लेकिन आइए एक बार मैं और एक प्रश्न आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो एक बार प्रश्न ऐसा भी बनता है कि जो प्रस्तावना में अंतर्निहित शब्द हैं उनको आप क्रम से लगाओ। तो सबसे पहले कौन है? तो अब सबसे पहले जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले आ रहा है प्रस्तावना में, देन उसके बाद समाजवादी आ रहा है। ऐसे क्लियर अंतर रखना है। पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
ये क्या है, एक प्रकार का टाइप का ये क्वेश्चन बन गया। दूसरी टाइप का ये बन जाता है कि जो प्रस्तावना है 1976 से पहले प्रस्तावना कैसी थी, या 1950 को प्रस्तावना कैसी थी। तो 1950 को प्रस्तावना कैसी थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थी, यस। समाजवादी नहीं था क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लोकतांत्रिक थी, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये सब थे। देन अखंडता एक अलग से जोड़ा गया था, तो ये नहीं था, यानी कि तीन नहीं थे। तीन नहीं थे, तीन कौन कौन से नहीं थे, तीन कौन कौन से नहीं थे, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, देन अखंडता। तो ऐसे यानी कि क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है 1976 के बाद संविधान कैसा है, तो ऐसे करके प्रश्न बनते हैं। आई होप आपने इस टॉपिक के प्रश्न लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे या आप चाहोगे तो मैं एमसीक्यू वीडियो भी ला सकता हूँ सेपरेट टॉपिक्स पर। तो आज के लिए इतना ही, यानी आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं चलो किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।